आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव को बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर बनाने से मुताल्लिक मीडिया के मुख्तलिफ गोशों से मिलने वाली इत्तलात और बेशतर रियासती वुज़रा और टीआरएस के अरकान असम्बली की राय से ऐसा महसूस होता है कि टीआरएस क़यादत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने फर्जंद तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज करने का मंसूबा रखते हैं और इम्कान है कि आने वाले उगादी त्योहार तक इस सिलसिले में मौक़िफ़ वाज़े हो जाएगा। 2 दिन कबल वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनमें बेशुमार सलाहियतें हैं और चीफ मिनिस्टर KCR के ग़याब में तारक रामाराव ही पार्टी और हुकूमत के अहम फैसले लेते हैं। ऐसे में KTR को चीफ मिनिस्टर बनाने के मामले में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर सेहत की जानिब से इस तरह का बयान सामने आने के बाद आज रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव और पार्टी के 2 अरकान असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन और आमिर शकील ने भी KTR को चीफ मिनिस्टर बनाने पर जारी इत्तलात की तायद की। एक तकरीब में शिरकत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि KT रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने में क्या गलती है। KTR में तमाम काम करने की सलाहियतें हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। निजामाबाद रूरल के रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने भी कहा कि KTR को चीफ मिनिस्टर बनना है। उनके चीफ मिनिस्टर बनने से रियासत मजीद तरक्की करेगा। रुकन असम्बली ने यह कहा कि KTR को चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखने की ख्वाहिश रखने वालों में वो भी एक शामिल है। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने चीफ मिनिस्टर KCR से अपील की कि वो इस मामले पर गौर करते हुए फैसला लें। बोधन के रुकन असम्बली आमिर शकील ने कहा कि KTR चीफ मिनिस्टर बनने के अहल है। उन्होंने कहा कि वह आने वाले असम्बली का इजलास KTR की क़यादत में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह राय सिर्फ उनकी नहीं है, पार्टी में ऐसे कई अरकान असम्बली हैं जो KTR को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। वज़ीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव ने मरकजी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन को एक मकतूब रवाना करते हुए हैदराबाद के जिनोम वैली में वैक्सीन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लेबॉरेटरी कायम करने की ख्वाहिश की। अपने मकतूब में KTR ने कहा कि हैदराबाद की जिनोम वैली दुनिया भर के वैक्सीन तैयार करने का मरकज़ बन गया है। यहाँ हर साल 6 बिलियन डोज मुख्तलिफ कंपनियां तैयार करती हैं। दुनिया भर में तैयार होने वाली वैक्सीन का 1/3 हिस्सा जिनोम वैली में तैयार होता है। काफ़ी अहमियत की हामिल समझे जाने वाली जिनोम वैली का अब तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा 85 ममालिक के सुफरा ने दौरा किया है और कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक मालूमात हासिल की। मुल्क में इंतहाई अहमियत की हामिल कोरोना वैक्सीन तैयार होने वाली जिनोम वैली में वैक्सीन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लैब कायम की जाए। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से कबल अजीम ही दरख्वास्त की गई थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक सेंट्रल ड्रग लेबॉरेटरी हिमाचल प्रदेश की कसौली में वाक़ है। हर वैक्सीन की तैयारी के बाद उसे हिमाचल प्रदेश के लैब में रवाना करना और उसकी जांच के बाद सर्टिफिकेट हासिल करना हैदराबाद के बायोटेक कंपनियों के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है। इसलिए जिनोम वैली में ही लैब कायम की जाए। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों के साथ खानगी स्कूलों में भी सैनिटाइजेशन GHMC की जानिब से की जाएगी। MCHRD में सरकारी और खानगी स्कूल के जिम्मेदारों के साथ आज एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में वज़ीर दाखिला महमूद अली, जिला कलेक्टर श्वेता मोहंती और हैदराबाद एजुकेशन ऑफिसर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर स्कूल की कुशादगी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि स्कूल के सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी GHMC की ही होगी। इस सिलसिले में GHMC और महकमे तालीम के अहदेदारों को आपस में तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को जो शुकूक व शुबहात है उसको दूर करना स्कूलों की जिम्मेदारी है और तुलबा का अच्छा बुरा देखना भी इंतजामिया पर है। वजीर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रीपेड मीटर बिल्स की अदायगी न करने पर बरखी कटौती कर दी गई है, जिससे शदीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जिस पर रियासती वजीर ने महकमे बरखी के CMD को हिदायत दी कि तमाम सरकारी स्कूलों में बरखी बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही तमाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खुलासा कर दिया है, इसके मुताबिक ही इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल की कुशादगी के बाद महकमे तालीम के अहदेदार अचानक दौरा करते हुए हालात का जायजा लें।
वजीर पंचायत राज एर्रवल्ली दयाकर राव ने कहा कि मिशन भागीरथा का पानी बोतल के जरिए सरबराह किया जाएगा। सिद्दीपेट में रियासती सतह के मिशन भागीरथा के इजलास में वजीर आला की सेक्रेटरी स्मिता सब्रवाल ने भी शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए वजीर दयाकर राव ने कहा कि यह पानी मिनरल वाटर है। उन्होंने कहा कि नलगुंडा को फ्लोराइड से पाक इसी पानी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि इस पानी से मुतालिक गलत खबरों पर भरोसा न करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि मिशन भागीरथा कामयाब बनाने वालों में खिदमत अंजाम देने वाले हर इंजीनियर से इज़हार तशक्कुर किया। दयाकर राव ने कहा कि वो मिशन भागीरथा के डिज़ाइन और मनसूबाबंदी से मुतासिर होकर ही टीआरएस में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की मरकजी हुकूमत ने भी सताइश की और अवार्ड से भी नवाजा है। मिशन भागीरथा का काम मुकम्मल होने का मरकजी हुकूमत ने ही ऐलान किया। फिलहाल जुमला 56 लाख मकानात को साफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। వాటి అయ్యే వాటర్ తప్ప వేరే వాటర్ కాదు. ఆ నీళ్ళే మొత్తం అఫీషియల్స్ కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ మేము ఫ్రీగా సప్లై చేసే ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇది సేల్ కాదు, ఇది సేల్ కాదు. మీ ఇది అమ్మేందుకు కూడా పెట్టలేదు. ఈ వాటర్ తాగాలనేది ప్రజలను కోరుతున్నాము. తప్పుడు ఎవరైనా సమాచారాలు ఇచ్చినా అబద్ధ ప్రచారం చేసినా నమ్మకం లేదు. దీంట్లో మినరల్స్ బాగున్నాయి. ఇలా నల్గొండ లోపట పూర్తిగా బోధకాలు లేకుండా ఏ రోగాలు లేకుండా నిలిచిందంటే ఈ వాటర్ తోటే. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అవార్డు ఇచ్చింది. ఇలా నల్గొండ జిల్లా అంటేనే ఇండియా లోపట ఫ్లోరైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నదని నల్గొండ జిల్లా డిక్లేర్ చేశారు. ఆ ఫ్లోరైడ్ లేకుండా నల్గొండ జిల్లాను మిషన్ భగీరథ కేసీఆర్ గారు సాధించిన విజయం కూడా చెప్పొచ్చు. పార్లమెంట్లో అవార్డులు ఇచ్చారు, కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డు ఇచ్చారు. ఇది రాష్ట్రం అంతా కూడా తాగాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఫ్లోరైడ్ లేని వాటర్, ఇది మినరల్స్ ఉన్న వాటర్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం మేము. డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మేము ఈ వాటర్ బాటిల్ సప్లై చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ నాట్ ఫర్ సేల్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కన్జంప్షన్ విద్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్. ఇంకా మా జిల్లా వారీగా కూడా दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 9,67,27,596 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 20,68,303 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,05,95,660 हो गया है, जबकि 1,52,718 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,92,395 हो गई है और 1583 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 267 नए मामला सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 3,919 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच खबर यह है कि तेलंगाना में नई शक्ल के कोरोना वायरस के मजीद 2 मामला दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस तरह के मामलों की तादाद 4 हो गई है। बरतानिया से हैदराबाद पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों न्यू स्ट्रेन के कोरोना वायरस हैं। इन दोनों को गच्चीबौली के तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के लिए शरीक किया गया है। कोरोना का टीका लेने के अंदरून 14 घंटे एक हेल्थ वर्कर की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आया। इस 42 साल हेल्थ वर्कर ने मंगल को 11:30 बजे दिन ये टीका लिया था। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कहा कि इब्तिदाई जांच में पता चला कि इसकी मौत का ताल्लुक टीके से नहीं है। डायरेक्टर सेहत आमा व खानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा सरकारी बयान में कहा गया है कि इस शख्स ने कल तकरीबन 2:30 बजे शब सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल निर्मल तकरीबन 5:30 बजे सुबह लाया गया। ताहम डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। बयान में कहा गया है कि इब्तिदाई नताइज से पता चलता है कि इसकी मौत का ताल्लुक टीके से नहीं है। रहनुमायाना खुतूत के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम इसका पोस्टमार्टम करेगी। टीका अंदाजी के बाद इसके असरात का जायजा लेने वाली कमेटी इस मामले का जायजा ले रही है और वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि सेहत आम्मा के मामले में तेलंगाना को मुल्क भर में मॉडल बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। रियासत में तिब्बी मसारिफ में कमी के लिए जल्द ही रियासत भर में डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम करने के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना ने कोरोना की टीका अंदाजी में अपने नुकूश छोड़े हैं।
रियासत में हर दिन 10 लाख अफराद को ये टीके देने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हैदराबाद में तैयार करदा टीका कोवैक्सीन मजीद मौसर साबित होगा। कोरोना का टीका जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों के स्टाफ को भी दिया जाएगा। राजेंद्र ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज मरकजी हुकूमत की एजेंसी ने तेलंगाना में कोरोना की टीका अंदाजी की मुहिम को बेहतर करार दिया। कई तरह के टीके फराहम करने के सिलसिले में तेलंगाना एक अहम रिकॉर्ड की हामिल है। एक ही दिन तकरीबन 10 लाख अफराद को कोरोना के टीके देने के लिए तेलंगाना में 9,800 माहिरीन को तरबियत फराहम करने की गुंजाइश मौजूद है। तमाम सतह के अस्पतालों में इस प्रोग्राम पर अमलावरी की जा रही है। दूसरे मरहले में रियासत को 3.5 लाख कोविड के टीके गुज़िश्ता रोज लाए गए। रियासत में टीका अंदाजी की मुहिम बिला वक्फा जारी रहेगी। इस टीके से रियासत में किसी की मौत नहीं हुई है। कोवैक्सीन के तकरीबन 20,000 डोज रियासत को लाए गए। इसमें मुस्तकबिल में इजाफा किया जाएगा। रियासत में इस वबा से लड़ने में पेश अफराद को पहले टीके दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी वाजे किया कि रियासत में हजारों रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। जरूरत के मुताबिक RT-PCR टेस्ट भी दस्तियाब करवाए जा रहे हैं। उन्होंने जिले करीमनगर के हुजूराबाद में रीजनल मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड टीका अंदाजी के मरकज का मायना किया और तिब्बी अहलकारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BRS पर हुक्म इल्तिवा को बरकरार रखने का फैसला किया। चारशंबे के दिन LRS और BRS पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर समाअत होगी। इस वक्त दरखास्त गुजार को किसी किस्म की तकलीफ ना देने हुकूमत को हिदायत दी गई। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी को अदालत में पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर समाअत होगी। तब तक BRS पर जारी हुक्म इल्तिवा बरकरार रहेगा और LRS पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देने तक किसी किस्म का फैसला न लेने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ने कहा कि LRS से मुतालिक हुकूमत की जियो पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाए। एडवोकेट जनरल ने इस सिलसिले में अदालत को तयखुन दिया। तेलंगाना मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से मुलाकात करते हुए जल्द से जल्द मुलाजिमीन के मसाइल पर बातचीत के लिए मदऊ करने की दरखास्त की। TNGOs और सेक्रेटेरिएट यूनियन के कायदीन राजेंद्र, ममता और दूसरे चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने पहले ही ओहदेदारों को PRC समेत मुलाजिमीन के तमाम मसाइल हल करने की हिदायत दी थी, लेकिन अब तक PRC और दीगर मसाइल पर बातचीत के लिए मदऊ नहीं किया गया। उन्होंने सोमेश कुमार से दरखास्त की कि जल्द से जल्द PRC की रिपोर्ट तंजीमों के हवाले करते हुए बातचीत के अमल को शुरू करें ताकि मुलाजिमीन में पाए जाने वाली बेचैनी खत्म हो सके। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने तरक्याती प्रोग्रामों के बरसर इख्तिदार जमात TRS की जानिब से फ्लेक्सी बोर्ड लगाने पर बरहमी का इजहार करते हुए GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से इस बात का सवाल किया कि अपोजिशन जमातों की जानिब से फ्लेक्सी लगाने पर जुर्माने आयद किए जाते हैं और फौरी तौर पर GHMC की जानिब से फ्लेक्सी निकाल दिए जाते हैं, लेकिन TRS की जानिब से लगाए गए फ्लेक्सी पर ना तो जुर्माने आयद किए जाते हैं और ना ही उन्हें निकाला जाता है। GHMC इस तरह का दोहरा रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है, इसकी वजाहत करें। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली के तरक्याती प्रोग्रामों के इफ्तिताह में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव की दूरी इख्तियार करने पर बरहमी का इजहार करते हुए ओहदेदारों से उलझ पड़े और दरियाफ्त किया कि क्यों KTR आज के तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करने से गुरेज कर रहे हैं और इस बात का सवाल किया कि क्या रियासती वजीर अवामी मुंतखबा नुमाइंदे रेवंत रेड्डी की शिकायत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలో మొత్తం ఫ్లెక్సీలు ఏంటో హైదరాబాద్లో GHMCలో మంత్రి గారే ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ చేశారు కదా, జీవో ఇచ్చి మొత్తం ఫ్లెక్సీలు ఎట్లా పెడతారు? లక్ష్మణ్ జనరల్ మొన్న కూడా ఫ్లెక్సీలు అవును పెడతారు. ఎట్లా అంటున్నా, ప్రభుత్వం ఒక దగ్గర నిషేధం విధిస్తుంది, ప్రభుత్వం వాళ్ళకి నచ్చిన కాడికి పెట్టుకుంటారు, మిగతా వాళ్ళని తీసేసి అఫీషియల్ ప్రోగ్రాంలో పార్టీ ఫ్లెక్సీలు పెట్టేది ఏంటి? మొత్తం సిటీలో ఫ్లెక్సీలు బ్యాన్ ఉన్నాయి, ఫైన్లు వేస్తున్నాం అంటున్నారు మంత్రి గారు. సంతోషం. అంటే మంత్రి గారు ఫోటో పెడితే ఫ్లెక్సీలు బ్యాను లేకపోతే ఫైన్లు ఉండవా? అధికారులు ఏం పని చేస్తారు? ఇది ఏమైనా పార్టీ కార్యక్రమం? మీరు కూడా మీడియా మిత్రులు కూడా అడగాలి కదా. ప్రోగ్రాము
कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव अपनी नाअहली और बदनुमानियों को छुपाने के लिए रियासत के मफादात को दांव पर लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सबसे बड़ा स्कैम है, वो मुकम्मल सबूत के साथ उसको पेश करेंगे। ये 450 टीएमसी तुम इस्तेमाल नहीं कर ले सक रहे। अपने को तो 250, 250, 300 से ज्यादा अपने को नहीं है। आपको 450 को है लिफ्ट करने का। ये अलग टीएमसी फिर ऐड करना क्या को? सिर्फ तुम्हारा कमीशन के वास्ते, सिर्फ तुम्हारा कमीशन के वास्ते, तुम्हारा कमीशन के वास्ते तुम जो बगैर परमिशन ये तीसरे टीएमसी लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे, ये वजह दिखाकर वहां पे जगनमोहन रेड्डी जो है हर रोज 3 टीएमसी उठा के ले जाने की साजिश कर रहे साहब। वहां पे तुम चोरी करने का कोशिश करो, यहां पे मैं चोरी करने का कोशिश करता हूं साहब। तुम्हारा चोरी से तुम कमीशन उठा लो, मेरे चोरी से जहां तक हो सकता मैं फायदा उठा लेता हूं। देखिए साहब, तुम्हारा टीएमसी जो चोरी से पानी उठाने की कोशिश में जितने कमीशन आ सकते तुम उठा लो, तुम्हारी जेब भर्ती कर लो। मगर मेरे पास तो मैं जो पोतरेडी पार्ट एक्सपेंशन में जो पानी चोरी करना चाहता हूं तुम आंख मूछ के बैठ जाओ, बस वही हो रहे। अब इनके कमीशन के वास्ते पूरा तेलंगाना रियासत की हक जो है आंध्रा रियासत की गिरवी रख रहे साहब। गिरवी नहीं, बेच रहे। गिरवी बोले तो कुछ दिन तक की होता, फिर छुड़ा ले सकता गिरवी बोले तो। ये ऐसी नहीं, गिरवी नहीं, बेच ले रहे। उधर भारतीय जनता पार्टी वाले उन लोग भी बड़े बड़े बातें बोलते साहब। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को हैदराबाद में तहनीत पेश की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त मोहम्मद सिराज इसी फेडरेशन के तहत क्रिकेट खेलते थे। मोहम्मद सिराज ने जो मुजाहरा किया है वो काबिल सताइश है। आइंदा हफ्ता या इतवार को फतेह मैदान क्लब में तहनीती तकरीब मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट क्लब से दरख्वास्त की कि वो भी सिराज को तहनीत पेश करें। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का भी उनका भी जिम्मेदारी बनता बराबर। मेरे हिसाब से मैं छोटा गरीब आदमी के वजह से ये क्रिकेट स्टार्ट करा। गरीब आदमी भी खेल सकता, गरीब आदमी के पास टैलेंट है। इस मसले को वो लोग भी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन वाले उन लोग भी बुलाना, उनको भी सम्मान करना। क्यों बोले तो अजहरुद्दीन साहब इस कैप्टन भी करे इंडिया का, उनका भी फर्ज बनता है। उनका एसोसिएशन का जितने भी मेंबर नए जीते वो लोग भी बड़े पैमाने से उनको सम्मान करना चाहिए। मैं अपने तरफ से क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से 10-11 साल पहले शुरू करा। मेरा मंशा क्या था, भाई क्रिकेट बोले तो गरीबों का खेल नहीं है, सिर्फ अमीर जमींदार बड़े बड़े पूंजीपति खेल सकते। क्यों बोले तो क्रिकेट का बैट खरीदना कॉस्टली है, बॉल खरीदना, डोजर्स खरीदना, विकेट खरीदना, कैप खरीदना, सब बड़े पैसों का मामला है। तो इस वजह से कोई भी इसमें बड़े लोग ही खेल सकते, गरीब तो खेल नहीं सकता। मैं सोचा भाई क्यों गरीब नहीं खेल सकते, अगर अपन ईमानदारी से गरीब को भी अपन हेल्प करेंगे, मौका देंगे। तो इस वजह से क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक मौका दिया। अंडर 14 कहीं की हरियाणा में करता था, अंडर 17 कहीं की तमिलनाडु में करता था, अंडर 19 कहीं की हैदराबाद में करता था। हर साल 21 से 23 तक करता हूँ। यही लाल बहादुर स्टेडियम में फाइनल होता था। अब क्या इस वजह से नहीं करा, कोरोना के वजह से लोग परेशान है, कोई बाहर नहीं निकल रहा। अब तो वैक्सीन 2-3 दिन आया, इससे पहले वैक्सीन कब आता भगवान को मालूम था। उसी वजह से मैं पोस्टपोन, मगर मैं खुशी इस बात की है, एक नौजवान बच्चा ऑटो ड्राइवर का बेटा आज ये तरक्की करा, वो भी हमारे राजीव गांधी इंटरनेशनल CFI में खेल के। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का भी उनका भी जिम्मेदारी बनता बराबर। मेरे हिसाब से मैं छोटा गरीब आदमी के वजह से ये क्रिकेट स्टार्ट करा।
गरीब आदमी भी खेल सकता। साबिक वजीर व रुकने काउंसिल महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को जेल में डालने की हिम्मत बीजेपी में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम एक बार करोगे तो हम 10 बार करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर को किस बुनियाद पर जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या बंडी संजय ही हिंदू हैं, हम नहीं हैं? क्या नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के वजीर आजम हैं और दीगर मज़ाहिब के लोगों के लिए नहीं है? इतनी सी बात बंडी संजय नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि संजय अपनी जबान को लगाम दें और अगर हर मामले पर वो गैर ज़रूरी बकवास करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केटीआर वजीर आला बनने की पूरी अहलियत रखते हैं। इस मामले में बंडी संजय को क्यों तकलीफ हो रही है? హైదరాబాద్ కొన్ని గెలిచిన మాత్రాన మొత్తం అయిపోయిందని చెప్పేసి ఊహించుకుంటున్న అతను దమ్ముంటే ఇంకా 3 సంవత్సరాల ఎలక్షన్ అప్పటికి మాట్లాడదాం అంతా కూడా మాటకు ముఖ్యమంత్రిని జైలేస్తాము ప్రభుత్వాన్ని ఊల్చేస్తాము మీరు ఒకటంటే మేము 10 అనే శక్తి మాకున్నది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు మేము కూడా బండి సంజయ్ మీకు హెచ్చరిస్తున్నాం అసలు బీజేపీ పార్టీ లేదు ఇక్కడ ఏదో ఒక రెండు గెలిచిన మాత్రాన ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడితే మేము కూడా ఊరుకోనికే లేదు అది ఏదైతే ఈ ప్రాజెక్టుల మీద మాట్లాడినారు నిజంగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయి 7 సంవత్సరాల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున అన్ని జిల్లాలకు నీళ్ళు వచ్చినాయి ఏదైతే ప్రాణహిత చేవెళ్ళు ఉన్నదో అది కూడా రెడీగా ఉన్నది అంతా టెండర్లు పిలిచి స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నది దాని మీద కూడా మాట్లాడదు తెలియదు అసలు అది సబ్జెక్టే తెలియదు। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा है कि केटीआर को वजीर आला बनाने के लिए 3 दिन तक फार्म हाउस में खुसूसी पूजा की गई और उसकी अशिया को कालेश्वरम में बहाने के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम का दौरा किया। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला और उनकी अहलिया ने कालेश्वरम के पानी में क्या बहाया है उसका खुलासा करें। కారణం ఏంటంటే 3 రోజులుగా ఆయన తన ఫామ్ హౌస్ లో వాళ్ళ కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి దోష నివారణ పూజలు చేసిండు అర్చకులతోని దోష నివారణ పూజలు చేసిన తర్వాత ద్రవ్యమా వస్తువులను తీసుకుపోయి కాళేశ్వరంలో త్రివేణి సంగంలో కలపాలి ఇది అర్చకులు చెప్పారు కాబట్టి ఆయన శ్రీమతి గారిని తీసుకొని పోయి అవి కలపడానికి మాత్రమే పోయిండు అది బయట పడకుండా ఆయనకి ఇబ్బందులు వస్తాయని చెప్పి నేను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కళ సాకారమైంది చూడలేకపోతున్న కళ సాకారం ఎప్పుడైతుందంటే తన కొడుకును ముఖ్యమంత్రి చేసే కళను సాకారం చేసుకోవడానికి దోష నివారణ పూజలు చేసి వాళ్ళు పోయి కాళేశ్వరంలో ద్రవ్యం గడపడానికి పోయింది తప్ప దేనికి కాదు। ఇది ప్రజలు మళ్ళా మోసం చేస్తున్నాడు మళ్ళా వంచిస్తున్నాడు। నిజంగా ఇంత అబద్ధాల ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచంలో ఇవ్వలేడు। తెలంగాణ ప్రజలు అమాయకులు కాదు అందరికీ ఆల్రెడీ అనుమానం వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి చెప్పా పెట్టకుండా ఎందుకు వేడు ఇలా భార్య తీసుకొని ఎందుకు వేడు ఏం కలిపిండు అలా నిన్న కాళేశ్వరం వేడు అనుకోకుండా ఎందుకు వేడు పోయి ఏమి సాధించాడు హైదరాబాద్లో వరదలు వస్తే రాడు వరంగల్లో వరదలు వస్తే రాడు సడన్ గా పోయిండు శ్రీమతి గారిని తీసుకొని వేడు నాకు అందుకే అనుమానం వచ్చింది అసలు ఏం చేస్తుంది దేనికోసం పోయిండో నేను తెలుసుకున్న వాస్తవ విషయం ఏంటంటే ఆయన కళ సాకారమైందట ఆ సాకారమైన కళను చూసి ప్రజలు గుర్తించడానికి పోయినది ఇంత అబద్ధాలంటే ఇవాళ నువ్వు ఆ 2 టీఎంసీల ద్వారా సాధించింది ఈ 2 సంవత్సరాలు సాధించింది మళ్ళీ 3వ టీఎంసీ అన్నాడు 3వ టీఎంసీకి ఏం చెప్పిండు ఒక్క ఎకరాము నిలియా ఒక్క చుక్క నిలవేయాలి మరి అన్నప్పుడు 3వ టీఎంసీ ఎందుకు అని చెప్పి అంటున్నారు 25,000 కోట్లు మళ్ళీ చంపడానికి మళ్ళీ కొత్త దుకాణాన్ని సడేసి మళ్ళా సీతారామ తుపాకుల కూడా అని చెప్పి 2-3 చెప్పిండు మళ్ళా దాంతో 50,000 కోట్లు చంపుతాడు అంటే ఈ 2 సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఒక 3 లక్షల కోట్లు చంపడానికి దుబ్బిపోవడానికి ముఖ్యమంత్రి ప్లాన్ చేసిండు సక్సెస్ చేయబోతున్నాడు నిన్న పోవడానికి కారణం అంత వడ్డీనే। हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। हिमायतनगर के वाई जंक्शन के करीब एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत के पुतले को नजर आतिश किया गया। इन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बगैर इजाज़त पर इन मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की।
इस मौके पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हो गई। पुलिस ने AITUC के कायदीन को हिरासत में ले लिया। ऑटो ड्राइवर्स की यूनियनों ने मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे के बावजूद मरकजी हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वसूल टैक्सेस की रकम काफ़ी भारी है और उनमें कमी नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। వాళ్ళకు 6 రూపాయలు 50 పైసలు ఇస్తున్నారు. 34 రూపాయలు దొరికే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఇలా 90 రూపాయలకు తేవడం జరిగింది. ఇలా సామాన్యుడు ఆటో డ్రైవరే కాదు, ఇలా సామాన్యుడు 10,000కు 5,000కు కొనుగోలు చేసుకున్న వాళ్ళు, బైకుల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు 100 రూపాయలు పెట్రోల్ అంటే డీజిల్ అంటే ఏ రకంగా అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయట్లేదు. పేదల పైన, ఆటో డ్రైవర్ల పైన, అడుగు బలైన వర్గాల పైన నడ్డి విరచడానికి, బ్రతకడానికి వీలు లేకుండా ఈ ధరలు పెంచడం జరిగింది. పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలే కాదు, దానికి అవసరంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా భారీగా పెరగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. దానిలో భాగంగానే చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు కూడా ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయాలి. ఆలోచన చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను హెచ్చరిస్తున్నాం. బీజేపీ ప్రభుత్వం దీన్ని డీకంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పారు. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధర పెరిగితే ఇక్కడ కూడా పెరిగితే मरकजी हुकूमत ने IPS कामयाब ओहदेदारों के लिए रियासतों के कैडर्स का अलॉटमेंट किया है। इन अहकाम के मुताबिक तेलंगाना को 4 IPS ओहदेदार और आंध्र प्रदेश को 3 ओहदेदार अलॉट किए गए हैं। कल शब कैडर के अलॉटमेंट के अहकाम जारी किए गए। बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रत्युष पंकज, तेलंगाना के S संक्रीत, महाराष्ट्र के कांतिलाल सुभाष और उत्तर प्रदेश के अंकित कुमार संखवार को तेलंगाना कैडर अलॉट किया गया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 3 IPS ओहदेदारों का कैडर अलॉटमेंट दीगर रियासतों के लिए किया गया। MV सत्यसाई कार्तिक को महाराष्ट्र, शीतल कुमार को आसाम और स्मृति को छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट किया गया। AP को कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले जगदीश अधाली, राजस्थान के पंकज कुमार मीना और AP के धीरज कानोबली अलॉट किए गए हैं। ठहरी हुई लॉरी में आग के नतीजे में एक नामालूम शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। यह वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद में कल शब पेश आया। पुलिस ने इस शख्स को खुदसूजी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। इस जिंदा झुलसकर हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक लॉरी के मालिक मुजाहिद ने अपने मकान के बाहर लॉरी को ठहराया जो पुलिस स्टेशन के करीब है। वो काम के सिलसिले में हैदराबाद रवाना हुए। मकामी अफराद ने कहा कि उन्होंने एक नामालूम शख्स को निस्फ शब इस इलाके में घूमता हुआ पाया। पुलिस ने इस नामालूम शख्स को वहां से चले जाने का मशवरा दिया। शुबा किया जाता है कि वो लॉरी के कैबिन में गया और खुद को आग लगा ली। मकामी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।